मिश्राज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। कहने का मतलब है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बीच अंतर क्या है, यानी इन दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं के बीच जो कि लोक प्रशासन के विकास के प्रमुख केंद्र हैं, इन दोनों के बीच हम लोग तुलना करने वाले हैं। तो देखिए, इस तरफ हमने बताया है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और इस तरफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी नवीन लोक प्रबंध को। यहां पर इन दोनों के बीच कंपैरिजन करने के लिए कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं। जैसे सबसे पहला बिंदु है विकास की अवधि, यानी कि किस टाइम में ये डेवलप हुआ। तो आपको याद होगा, हमने जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताया था आपको, तो वहां पर आपने पढ़ा कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये 1960 के डिकेड में 1960 के दशक में विकसित हुआ, और 60 के दशक में दो तीन ऐसी घटनाएं हुई जो नवीन लोक प्रशासन के विकास का आधार बना। जैसे पहली घटना थी 1967 में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी शिक्षा पर हनी रिपोर्ट। हनी रिपोर्ट के बाद 1967 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ और 1968 में मिन्नोब्रुक सम्मेलन। कहने का मतलब है 1960 का दशक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दशक था। लेकिन जब इसी पॉइंट को यहां देखेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का विकास 1980 के दशक में हुआ। 1980 के दशक में इंग्लैंड में मार्गरेट थैचर और यूएसए में रोनाल्ड रीगन ने वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में और आर्थिक व्यवस्था में जो बड़े परिवर्तन लाए थे, उन परिवर्तनों का असर वहां की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ा। वहां के प्रशासन में मैनेजमेंट यानी प्रबंध पर ज्यादा जोर देने लगा, जिसके कारण न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का विकास हुआ। यह पहला बिंदु हुआ जिसमें कि हमने विकास की अवधि को देखा। 1960 में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 1980 में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का विकास। दूसरा पॉइंट देखते हैं, समर्थकों के बीच क्या अंतर है, यानी कि नवीन लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के समर्थक कौन है और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के समर्थक कौन है। तो देखिए, जेसी चार्ल्सवर्थ जो कि फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे, ड्वाइट वाल्डो जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, जिसमें नवीन लोक प्रशासन के बारे में उन्होंने बताया, और फ्रैंक मैरिनी की रचना मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव टुवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें नवीन लोक प्रशासन की विस्तृत चर्चा की गई थी, खासकर मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव के संबंध में। तो नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों में आएंगे जेसी चार्ल्सवर्थ, ड्वाइट वाल्डो और फ्रैंक मैरिनी। और भी समर्थक होंगे, लेकिन हमने इन तीन मुख्य समर्थकों का नाम यहां पर आपको बताया है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के समर्थकों में प्रमुख रहेंगे क्रिस्टोफर हुड, जिन्होंने किताब लिखी है पब्लिक मैनेजमेंट इन ऑल सीजन्स। पब्लिक मैनेजमेंट इन ऑल सीजन्स में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण, यानी कि लोक प्रशासन को प्रबंधकीय तरीके से कैसे काम करना चाहिए, इसकी विस्तृत चर्चा क्रिस्टोफर हुड ने की है। डेविड ऑसबॉर्न और गैबलर, इनको हमें नहीं भूलना है, क्योंकि इन्होंने री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट नामक किताब में नवीन लोक प्रबंध के बारे में एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी कि नवीन लोक प्रबंध के समर्थकों में दो बड़े नाम आएंगे, क्रिस्टोफर हुड और डेविड ऑसबॉर्न तथा गैबलर। इनके साथ साथ इनकी किताबों का भी जिक्र आप कर सकते हैं। किताबों के जिक्र में देखिए, ड्वाइट वाल्डो की किताब अगर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, यानी अमेरिका में जो उस समय में यानी 60 के डिकेड में जो उथल पुथल चल रहा था, उस समय की घटनाओं के बारे में और साथ ही साथ प्रशासन में जो बदलाव आने चाहिए उसके बारे में। फ्रैंक मैरिनी जो कि मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने भी इसके बारे में बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो न्यू पब्लिक
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के समर्थकों के बारे में भी आपने चर्चा कर लिया। अब तीसरा बिंदु यह आता है कि इस शब्द का विकास कैसे हुआ, कहां से आया इस शब्द। तो देखिए, जब आप नवीन लोक प्रशासन की बात करेंगे, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो फ्रेडरिक्सन ने एक किताब लिखी थी 1980 में, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किताब का नाम ही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन इस अवधारणा का विकास 1960 के दशक में ही हो चुका था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यह वर्ड जो है 1960 के दशक में ही विकसित हुआ। देखिए, कंसेप्ट, अवधारणा का विकास यानी कार्यप्रणाली का विकास 1960 में हो चुका था, नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा का विकास। लेकिन इसके ऊपर किताबें इत्यादि लिखने का काम काफी बाद तक चलता रहा, जिसमें एक प्रसिद्ध रचना है 1980 की, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय फ्रेडरिक्सन। और अगर आप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहां पर एक प्रसिद्ध लेखक हैं क्रिस्टोफर हुड, जिन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द का इस्तेमाल किया, स्पेशली इस्तेमाल किया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द का 1991 में, 1991 में। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द को विशेष तौर पर फेमस करने का श्रेय क्रिस्टोफर हुड को दिया जा सकता है। आगे बात करते हैं कि आखिर इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, आखिर क्यों न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अलग टर्म है। इसको समझने के लिए हम इस पर यह देखेंगे कि आखिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो जब हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताया था, तो आपको बताया था कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 प्रमुख बिंदु थे। पहला बिंदु वैल्यू, दूसरा बिंदु चेंज, तीसरा बिंदु रेलिवेंसी और चौथा इक्वेलिटी। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि लोक प्रशासन को समाज में जो हर तरह के लोग होते हैं, कोई गरीब भी है, कोई कमजोर भी है, कोई पिछड़ा भी है, उन वैल्यूज को ध्यान में रख करके काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ परिवर्तन लाने के लिए काम करना पड़ेगा। अगर गरीबी है तो उस गरीबी को दूर करने का काम करना पड़ेगा। अगर पर्यावरण प्रदूषण है तो उस प्रदूषण को दूर करने का काम करना पड़ेगा। सोशल कोई एविल्स हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, तो उनको दूर करने का काम करना पड़ेगा। यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा दौर था 1960 के दशक में, जब अमेरिका में, यूएसए में परिवर्तन लाने के लिए, वैल्यूज पर ध्यान दिए जाने के लिए, और सबसे बड़ी बात, लोक प्रशासन को इस बात पर फोकस करना था कि समय के अनुरूप अपने आप को बदलो। चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर टेक्नोलॉजी आ रही है तो टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करो। अगर समाज में कोई नुकसान हो रहा है, कोई गड़बड़ी हो रही, तो उसे दूर करने की कोशिश करो, यानी कि रेलिवेंसी। और उसके बाद आता है इक्वेलिटी, यानी समाज में समता लाने की जरूरत भी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या था, यहां पर 3 ई का जमाना था। 3 ई क्या होता है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस को कह सकते हैं आप प्रभावशीलता। प्रभावशीलता, प्रभावशीलता क्या होती है, इफेक्टिवनेस। जो भी काम आप कर रहे हैं उसका प्रभाव दिखना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो काम का रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि एफिशिएंसी तो बढ़ाना ही है, लोक प्रशासन को एफिशिएंट होकर काम करना है। जो काम कर रहे हैं उसमें खर्चे को कम करना है, और जब जो काम कर रहे हैं खर्चे को कम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इफेक्टिव होकर काम करना है, यानी कि आपको ये रिजल्ट हासिल करना है कि हमने जिस उद्देश्य से काम किया है वो पूरा हो रहा है। और क्या अंतर कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक का अंतर, विशेषता का अंतर। विशेषता में आप ये सारे कंक्लूजन आपके सामने आ जाएंगे। देखिए, जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करेंगे तो इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाने लगा कि प्रशासन केवल ऊपर से लोगों पर विचार या नीतियां थोपने का नाम नहीं है। नवीन लोक प्रशासन में यह बात निकलकर सामने आई कि नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। लोक सेवकों को, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, वो इंपार्शियल, तटस्थ होकर काम करें। और सबसे बड़ी बात, पद सोपानीय धारणा को अब तर्क संगत नहीं माना जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि हर काम
हायरार्की के माध्यम से हो ये जरूरी नहीं है। अब आप पद सोपान से थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के काम जो है वो जरूरी है, केवल पद सोपान में फंसे रहना जरूरी नहीं है। इसके अलावा नौकरशाही नियमों के पालन में फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी लोचशीलता लाया जाने लगा और सामाजिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इसके साथ ही साथ जो सामाजिक जो दृष्टिकोण थे, समाज की जो समस्याएं थी, उन पर लोक प्रशासन को अधिक फोकस करने की बात न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आया। लेकिन यहां पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या आया? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में यह आया कि सरकार जो काम कर रही है, जो लोक सेवक, जो पब्लिक सर्वेंट काम कर रही है, अब उनको कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट बनना है, प्रतिस्पर्धी सरकार बनना है। प्रतिस्पर्धी सरकार का मतलब है कि अब बाजार में निजी क्षेत्र भी रहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र भी रहेंगे और जनता को सेवा देने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगी, यानी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट, मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट। मिशन ड्रिवन का मतलब क्या हुआ कि एक मिशन होना चाहिए, सरकार के पास एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिशन को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड, केवल काम ही नहीं करना है, रिजल्ट भी हासिल करना है। रिजल्ट ओरिएंटेड, कस्टमर ड्रिवन। अब जनता को, केवल जनता, नागरिक नहीं, बल्कि हमारी जो जनता है वो हमारे लिए कस्टमर है, हमारा ग्राहक है, उसको सेवा चाहिए। सरकार का काम है उन्हें बेहतर से बेहतर सेवा उपलब्ध कराना और साथ ही साथ विकेंद्रीकरण पर ज्यादा जोर दिया जाना, यह भी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की विशेषता थी। कहने का मतलब है कि निजी क्षेत्र की जो प्रबंध शैली थी, उस प्रबंध शैली को लोक प्रशासन में अपनाया जाना अपने आप में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की विशेषता थी। यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए लोक प्रशासन को उपयोगी बना रहा था और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट निजी प्रबंध के जो विशेषताएं थी उसे अपनाकर लोक प्रशासन को प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहा था। अगले पॉइंट में देखते हैं कि आखिर इनकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेहिता और नियंत्रण के बारे में क्या सोच है। तो देखिए, नवीन लोक प्रशासन में मेन बात यह है कि जनता के हितों की रक्षा होनी चाहिए, चाहे वो लोक प्रशासन करे या कोई भी करे, लेकिन लोक प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा होगी। चाहे वो पर्यावरण की समस्या हो, चाहे समाज में असमानता की समस्या हो, ब्यूरोक्रेसी को इन समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होना अपने आप में ये अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता थी। यानी कि लोक प्रशासन को जवाबदेह बनाने की शुरुआत नवीन लोक प्रशासन में हो चुकी थी। और यहां पर क्या हुआ, नवीन लोक प्रबंध में जो है दो चीजों पर ध्यान दिया गया, एक तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे और दूसरा इवैल्यूएशन पे। अगर लोक प्रशासन काम कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता था, मेजर किया जाता था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में केवल काम करना इंपॉर्टेंट नहीं था, काम के साथ साथ रिजल्ट भी होना चाहिए और उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाने लगे। तो यहां पर जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसमें अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित करने के लिए जो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट और इवैल्यूएशन पर ध्यान दिया जाने लगा। और लास्ट में वर्तमान स्वरूप और प्रभाव क्या है। वर्तमान स्वरूप और प्रभाव की बात करेंगे तो मानव अधिकार संरक्षण पर ध्यान दिया जाना, जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिया जाना, पर्यावरण प्रदूषण पर ध्यान दिया जाना और उसके बाद 1968 में मिन्नो बुक सम्मेलन, फिर दूसरा मिन्नो बुक सम्मेलन 1988 में, तीसरा मिन्नो बुक सम्मेलन 2008 में और अगला मिन्नो बुक सम्मेलन 20 साल बाद 2028 में होगा। यह अपने आप में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वर्तमान प्रभाव है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का वर्तमान प्रभाव क्या दिखाई पड़ता है आपको। देखिए, आज सरकार जो है अपने खर्चों में कटौती कर रही है, बजट में कटौती कर रही है। हर एक विभाग, जितने भी सरकारी विभाग हैं वो अपने खर्चों में कमी
कर रही है, यानी कि इकोनॉमी लाने की कोशिश, सरकार के आकार को छोटा रखना, बहुत ज्यादा भर्तियां नहीं करना, जो नौकरशाही का आकार है, ब्यूरोक्रेसी का आकार है, उसे कम रखना, वेतन पर कम से कम खर्च करना, यह सब कहीं ना कहीं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से ही निकलकर सामने आया है। सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण, यानी कि भाई कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट कैसे बनेगा जब सार्वजनिक क्षेत्र भी होंगे, निजी क्षेत्र भी होंगे। तो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण प्रारंभ हुआ। ट्रांसपेरेंसी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना अपने आप में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का वर्तमान प्रभाव माना जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि 1980 के दशक में विकसित हुआ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, 1960 के दशक में विकसित हुआ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भले ही विचारधारात्मक रूप से अलग अलग हों, लेकिन दोनों का मकसद यही था कि कैसे जनता को बेहतर सुविधाएं और सेवा प्रदान की जा सके। और इस तरह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर जरूर है, लेकिन मकसद दोनों का है कि पब्लिक को बेहतर सेवाएं मिल सकें। एक में जनता की समस्याओं को ध्यान में रख करके और दूसरे में प्रबंध पर विशेष तौर पर जोर दे करके ही काम करने की प्रणाली के विकास को हमने यहां पर समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों टॉपिक के बीच अंतर यानी कि कंपैरिजन को आप समझ गए होंगे। मुझसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एमपीपीएससी, यूपीएससी या पवेड से अगर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस पर मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध होगा। नेक्स्ट अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।